नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे नई सरकार की, नई लोकसभा की और नए स्पीकर की। मैं 7 समंदर पार बैठा हूं, लंदन में बैठा हूं, लेकिन संसद में आर पार के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। और झगड़ा किस बात पर हो रहा है? स्पीकर को लेकर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वसम्मति और सहयोग पर जोर दिया था कि सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष को हमारे साथ सहयोग कीजिए। और सहयोग की अग्नि परीक्षा दरअसल स्पीकर की नियुक्ति, स्पीकर के चुनाव को लेकर है। मैं बीते हुए कल की बात कर रहा था, लेकिन आने वाले कल स्पीकर के पद का चुनाव होगा। और 72 साल का जो हमारा संसदीय इतिहास है, कभी भी दरअसल स्पीकर को लेकर चुनाव नहीं हुआ। लोकसभा में एक सहमति बनी, एक सहयोग हुआ और सत्ता पक्ष का नुमाइंदा वो स्पीकर बनता है। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 17वीं लोकसभा में स्पीकर पद पर जो मौजूद थे ओम बिरला, अब तीसरी बार के सांसद हैं, वही एनडीए की तरफ से प्रत्याशी होने वाले हैं। और इंडिया, कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ने कांग्रेस के ही 8 बार के सांसद के सुरेश को उनके खिलाफ उतार दिया है। पर यह नौबत क्यों आई? इसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार, राजनीतिक बयानबाजी आज पूरे दिन हावी रही। कांग्रेस दावा कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कल से, बीते हुए कल से राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, नंबर 2 हैं सरकार में, उनसे लगातार बात हो रही थी स्पीकर के पद को लेकर। और विपक्ष कंस्ट्रक्टिवली कोऑपरेट करने के लिए, यानी कि सकारात्मक तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार था कि ठीक है जी, आपकी सत्ता है, एनडीए की सरकार है, आप अपना स्पीकर रखिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, यानी कि विपक्ष का होना चाहिए। और इस बात पर भरोसा भी कुछ देने की कोशिश की गई और कहा गया कॉल बैक होगी। राजनाथ सिंह विल कॉल बैक, वो आपको बताएंगे, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। अब विपक्ष ये कह रहा है, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि विपक्ष सशर्त समर्थन देने की बात कर रहा था और यह नहीं हो सकता। यहां लड़ाई पद्धति और नियम को लेकर भी हो रही है। हमारी परंपरा रही है, एक पद्धति इजाद की गई है जिसको फॉलो कर रहे थे कि सत्ता पक्ष का होगा स्पीकर और जो विपक्ष है उनका डिप्टी स्पीकर होगा। और अगर हम अतीत पर, इतिहास में नजर भी डालें तो 1996-98 के बीच जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तो स्पीकर पीए सांगमा थे, जो सत्तासीन दल था उनकी तरफ से थे, जबकि बीजेपी के सूरजभान डिप्टी स्पीकर थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1998 से 2004। 1999 में एक और चुनाव हुए थे, लेकिन जीएमसी बालायोगी, टीडीपी, जो आज की तारीख में अहम घटक है एनडीए का, वो स्पीकर बने और पीएम सईद, कांग्रेस विपक्षी दल के सांसद, वो डिप्टी स्पीकर थे। बाद में मनोहर जोशी स्पीकर बने, वो भी सत्तारूढ़ गठबंधन से ही थे। मनमोहन सिंह की सरकार आई 2004 से 2009, सोमनाथ चैटर्जी यानी कि यूपीए की तरफ से स्पीकर और चरणजीत सिंह अटवाल, शिरोमणि अकाली दल विपक्षी खेमे से डिप्टी स्पीकर, और 2009 से 2014 करिया मुंडा बीजेपी के सांसद, वो डिप्टी स्पीकर बने जब स्पीकर मीरा कुमार थी। फिर मोदी सरकार बनी 1.0 2014 से 2019, सुमित्रा महाजन बीजेपी की तरफ से जो सांसद थी वो स्पीकर बनी और एम थंबी दुरई एआईएडीएमके के सांसद वो डिप्टी स्पीकर बने। फिर ओम बिरला 2019 में स्पीकर बने, लेकिन 2019 से 2024 कोई स्पीकर ही नहीं था। अब विपक्ष कह रहा है
कि भाई स्पीकर आप अपना बनवाइए, डिप्टी स्पीकर हमें बनवाइए। अब इसमें खेल क्या हो रहा है, स्पीकर को लेकर इतनी मारकाट क्यों मची हुई है? और आने वाले संसदीय सत्रों की एक वानगी तो खैर दिख ही रही है, ट्रेलर तो दिख ही रहा है। स्पीकर प्रमुख पीठासीन अधिकारी होने के अलावा संसद चलाने और उसे बिठाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। सांसदों को दंडित करने का हक होता है स्पीकर के पास, निलंबित कर सकते हैं जहां अनरूली बिहेवियर हो। और इसके बारे में मैं आपको तफसील से कुछ आंकड़े भी बताने वाला हूं। अविश्वास प्रस्ताव हो या निंदा प्रस्ताव, इसकी मंजूरी स्पीकर देते हैं। किस बिल पर वोटिंग कराने का जो फैसला है वो स्पीकर के अख्तियार होता है। दल बदल कानून में स्पीकर की अहम भूमिका। और देखिए, ये गठबंधन सरकार है तो यहां पर दल बदल कानून हमने राज्यों में देखा है, खास महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। कौन असली कौन नकली लड़ाई चलती है, 18 महीने बाद स्पीकर का फैसला आता है। और स्पीकर के फैसले की अहमियत इस बात पर भी टिकी होती है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है संसदीय कार्रवाई में भी, लेकिन स्पीकर के जो हक होते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी सीमित अधिकार है। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? स्पीकर की ताकत का एक अंदाजा इस बात से भी मैं आपको दे सकता हूं या आप लगा सकते हैं कि कितने लोग निलंबित किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो 29 सांसद निलंबित किए गए थे 2009 से 2014 के बीच। 81 सांसद निलंबित किए गए 2014 से 2019। और 17वीं लोकसभा में 113, सेंचुरी पार। और पिछला साल तो आपने देखा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा निलंबन, बात बात पे निलंबित किए जा रहे थे सांसद। अब दरअसल लोकसभा क्या है? हम अपने जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन, हमें, मुझे, आपको, आम जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है कि अपने प्रतिनिधि हम सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हैं और वो दशा और दिशा तय करते हैं। कानून बनाने का अधिकार जो है, बहुत से लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद में कानून बनते हैं कि देश किस दिशा में चलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पीकर कौन है। लेकिन क्या तिल का तार भी बनाया जा रहा है या ये आपसी रार ये थमने का नाम नहीं लेगी? राज्यों के बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूं, लेकिन आज का सीधा सवाल क्या है? स्पीकर की चाह में बड़े रोड़े हैं सहमति की राह में, और विपक्ष से तनातनी कुछ बात बनी या पूरी ठनी? मतलब रायता फैल गया है क्या? चर्चा में मेरे साथ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो सालों से पार्लियामेंट को, संसद को, लोकसभा की कार्रवाई को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, और कुल मिलाकर सबका अनुभव देखेंगे तो ये कहीं 250 साल पार ना कर जाए, मेरा भी मिला लीजिएगा उसमें। मेरे साथ आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, दबंग दिबांग कहता हूं मैं इन्हें। विनोद अग्निहोत्री हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। विजय त्रिवेदी, सालों साल एड़ियां घिसाई हैं संसद को कवर करते हुए। और राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और शुरुआत राकेश शुक्ला आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये स्पीकर को लेकर जो ये रार है, और जो दो बड़े शब्द जिनका कल अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया, सर्वसम्मति और सहयोग, वो तो पहले ही दिन बुला दिया गया लगता है, आमना सामना हो गया है। नहीं संदीप भाई, कुछ बातें शब्दों में कहा जाता है, कुछ चीज़ें मन में रखी जाती हैं। शब्दों में तो सर्वसहमति और सहमति की बात की गई है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अहम है,
और अहम के कारण ही जो आपका लास्ट शब्द है कि पूरी तरह से ठन गया है, तो ये पूरी तरह से स्पीकर को लेकर ठना हुआ है और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की सहमति बन पाएगी। यदि सहमति बननी होती तो दोपहर तक सहमति बन चुकी होती और के सुरेश की तरफ से नामांकन दाखिल नहीं होता। तो ये अहम किसी एक पक्ष में नहीं है, अहम दोनों तरफ से है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये दिखाया जा रहा है, जिस पे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि क्या 10 साल का पैटर्न अगले 5 साल चलेगा। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इस बार ये अड़ गया है कि अब हम 10 साल की पद्धतियों को स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए पहला आप देखिए प्रोटेम स्पीकर को लेके एक टकराव की स्थितियां पैदा हुई और अब स्पीकर को लेके वो टकराव जबरदस्त तरीके से आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई शर्तों के आधार पर समर्थन दे रहा था। पीयूष गोयल ने यह बयान दिया है। अब कौन सी शर्तों के आधार पर, क्या यह समर्थन या खुला समर्थन था? यहां पर कांग्रेस हो या विपक्षी दल, वो भी थोड़ी शरारत कर रहा है क्या, राजनीतिक शरारत? मैं ये कहता हूं कि जिसे हम लोग शर्त कहते हैं वो कुल मिला के अब सौदेबाजी जैसी स्थितियां आ गई हैं। शर्त कभी भी सहमति में शर्त नहीं लगती है, राजनीति में सौदेबाजी होती है और राजनीति में सौदेबाजी ये हो रही है कि आप हमें डिप्टी स्पीकर देंगे तो स्पीकर का चुनाव हम निर्विरोध होने देंगे। मतलब अब सीधा सौदा है कि यदि आपको कुछ करना है तो हमारे साथ सहमति नहीं बनेगी, सौदेबाजी होगी। और ये सौदेबाजी स्पीकर से शुरू हुई है और आने वाले समय में विधेयकों तक ये सब चलेगा। तो ये बहुत आसान स्थितियां नहीं दिखाई दे रही और मेरा मानना ये है, जब आप सौदेबाजी कहते हैं एक पद्धति भी तो है। मैंने एक लंबी फेहरिस्त गिनवाई 1996 से और 2014 तक लगातार एक ये पद्धति, इसका इस्तेमाल होता रहा है, इसका पालन होता रहा है कि भाई सत्ता पक्ष का होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो विपक्षी खेमे का होगा। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी हुआ और मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ और इंदर कुमार गुजराल के जमाने में भी हुआ। परंपराओं का निर्वहन हम अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। यदि परंपराओं का निर्वहन देखा जाए तो यदि सुविधाजनक होता तो हम इस बार परंपराओं का निर्वहन करते, लेकिन यहाँ पे सुविधा की बात यह है कि हमें ये दिखाना है कि हम आज भले ही 293 सीटों पे आ गए हैं लेकिन 234 के आगे हम नहीं झुकेंगे। तो परंपराओं की जहाँ तक बात होती है, राजनीति में परंपराओं की पद्धतियाँ सिमटती जा रही हैं। आप देखिए यदि सिमटती नहीं जाती तो क्या इसके पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हो, कभी भी हम लोग इस बात की चर्चा नहीं किए कि डिप्टी स्पीकर को लेकर टकराव हुआ है। आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परंपराओं का जो दायरा है वो सिमटता जा रहा है और उसी सिमटने के कारण ही ये परिस्थितियां पैदा हुई। पर यहां पर विनोद डिप्टी स्पीकर तो था नहीं पिछले 5 साल, 2019 से 2024 कोई डिप्टी स्पीकर था नहीं। तो ये लड़ाई क्या दरअसल सदन कैसे चलेगा? पिछली बार जो विपक्ष के आरोपों पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें और जितने सांसद निलंबित किए गए, 113 सांसद, सैकड़ा पार कर गया था निलंबन का आंकड़ा, क्या उस बात को लेकर भी सशंकित है विपक्ष? और इस बार चाहे उनके पास 234 है, 293 के साथ एनडीए अपना स्पीकर तो चुनवा लेगा, लेकिन बात बात पर हम जी टक्कर देंगे, क्या यह संकेत संदेश दे रहा है विपक्ष? निश्चित रूप से विपक्ष अब 2014 के बाद 2014 से 2019 तक की जो परिस्थितियां थी उससे आगे आ चुका है और इसलिए वो हर मामले में अपना कि हम भी हैं हाउस में, हम भी सदन के हिस्से हैं, इस बात को रेखांकित करना चाहता है। जैसे सरकार जो है ये बताना चाहती है कि वही सरकार है जो 2014 में बनी थी, वही शैली है, वही तरीका है, हम नहीं बदले हैं। तो विपक्ष ये बताना चाहता है कि आप भले न बदले हो लेकिन हम बदल गए हैं। तब हम स्वीकार कर लेते थे, मजबूरी थी हमारी, अब नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद का आपने 1996 से आंकड़ा दिया संदीप, मैं और पीछे से बताता हूँ। 1980 से 84 तक एआईएडीएमके का डिप्टी स्पीकर था, 84 से 89 तक डीएमके के थे और 89 से 90 तक शिवराज पाटिल थे जब बीपी सिंह की सरकार थी, और नरसिम्हा राव के टाइम में बीजेपी के स्पीकर थे मल्लिकार्जुन साहब जो तुमकुर से चुन के आते थे। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है।
अब इसका इसका जो है डाइल्यूशन 2014 में ही हो गया, जब थम्बी दुरई को दिया गया, और जो अलायंस के हिस्से थे, रूलिंग अलायंस के, एनडीए के, यानी एनडीए ने तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद अपने पास रखे। बीजेपी के सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी और थम्बी दुरई साहब एआईडीएमके के थे, वो डिप्टी स्पीकर थे। और 2019 में डिप्टी स्पीकर पद ही नहीं दिया गया किसी को, न सहयोगियों को और ना ही विपक्ष को देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो यानी सहयोगी भी इस लायक नहीं समझे गए कि उनको डिप्टी स्पीकर दिया जाए, क्योंकि तब और प्रचंड बहुमत आ गया था। तो अगर कहीं 400 पार हो जाता तब तो लगता है जो है पता नहीं क्या स्थिति होती। मुझे लगता है कि सवाल ये है, जैसे सौदेबाजी की बात अगर हुई, जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा, सहमति कभी भी जो है एक तरफा नहीं होती है। सहमति में दोनों पक्षों की रजामंदी होती है और दोनों पक्षों की सहूलियतें देखी जाती हैं कि ठीक है भाई, आपको हम ये सहूलियत दे रहे हैं और आप हमको ये सहूलियत दे दीजिए, तो तब सहमति बनती है। ये नहीं होता है कि हम चल दिया, हमारे पीछे चलो आप। तो चल देते हैं लोग जब कमज़ोर होते हैं, और जब कमज़ोर नहीं होते हैं तब वो अपनी बात रखते हैं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष 10 साल की तुलना में इस बार मजबूत स्थिति में है, और वही मजबूती दिखाने की भी कोशिश है। इससे विजय क्या एक बात और साफ हो जाती है, भाई बड़ा आसान था, स्पीकर हो जाए सत्ता पक्ष का, विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो जाए, उसमें तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं थी। पर यहाँ पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद होता है, फिर स्पीकर को लेकर बातचीत होती है और बातचीत कहीं बीच में डीरेल होती दिखती है। इससे ये साफ हो रहा है क्या कि डिप्टी स्पीकर भी सत्ता पक्ष एनडीए अपना ही रखवाना चाहेगी? बिल्कुल, ये तो लग ही रहा है। देखिए संदीप जी, जो विनोद जी ने बात की वही बात है, और राकेश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि अभी दोनों इसको आई क्यों है ये स्थिति इसलिए आई है कि 240 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई, 293 के साथ है। तो वो ये कह रही है कि आप हमें कमज़ोर मत समझिए, और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि अब हमें कमज़ोर मत समझिए। लड़ाई इसलिए है, प्रोटेम स्पीकर कोई बहुत बड़ा झगड़े वाला मसला नहीं था, वो के सुरेश हो जाते या बरतरी मेहताब हो जाते, लेकिन सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने अपना प्रोटेम स्पीकर इसलिए रखा कि ये हम दबाव में नहीं आने वाले हैं आपके। वो कल ही फर्स्ट साइन ये हो गया था कि वो उसमें नहीं आएंगे। और फिर जब ये बात हो गई कि स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर सर्वसम्मति से हो सकता था, लेकिन भारतीय जनता, जो विपक्ष ने पहले एक कोशिश की थी कि उन्होंने कहा कि टीडीपी जेडीयू से कोई हो जाएगा स्पीकर, वो एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे तो वो अलग हो ही गए। बीजेपी ने एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ अपना स्पीकर बना दिया। अब वो एनडीए के ही डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते हैं। एनडीए के जो घटक दल है, बीजेपी के जो सहयोगी है, उनके लिए उसने कहा कि भैया आपको देंगे ना, विपक्ष को क्यों देना है। परंपराओं का निर्वहन और कानून जो है दो अलग अलग चीज़ें। एक चीज़ मैं और जोड़ देना चाहता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि अभी ये बार बार बात हो रही है सरकार की तरफ से कि ये विपक्ष की तरफ से कि पहली बार इस तरह का हो रहा है कि चुनाव होगा नहीं होगा। 1952 में भी पहली बार इलेक्शन हुआ था जब जीवी मावलंकर साहब थे, तो उस समय एसएस मोरे साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे और 394 वोट्स उनको मिले और 55 वोट्स उनको मिले। तो ऐसा नहीं है पहली बार हुआ। और उससे पहले जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात छोड़ दी, प्री इंडिपेंडेंस में 6 बार इलेक्शन हुआ। वो पहली लोकसभा थी, उसके बाद नहीं हुआ। तो उसमें हुआ, लेकिन उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुआ। और संगमा साहब को याद में दिला दूं आपको, संगमा साहब जब 96 में स्पीकर बने तो वो पहला मौका था जब कोई विपक्षी पार्टी का एमपी जो है सांसद बना, स्पीकर बना था। उसमें कांग्रेस सरकार में नहीं थी, लेकिन नहीं वाजपेयी जी के वक्त ही बन गए थे वो 96 में। वाजपेयी जी के वक्त सपोर्ट कर रही थी। तो लेकिन वो उनका सरकार का नहीं था। सोमनाथ चटर्जी जब बने तो कांग्रेस बहुमत में थी, उसके बाद भी सोमनाथ चटर्जी को बनाया गया और सोमनाथ चटर्जी पहले स्पीकर थे जो प्रोटेम स्पीकर भी बने और स्पीकर भी बन गए। तो ये बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे नियम, ये सब सुविधा के हिसाब से होता है। और जो बात हमने कहा, मैं उसको अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ, सौदेबाजी नहीं कहता, अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ कि जब आप सहमति बनाते हैं तो दोनों तरफ की सहमति होती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। पर यहाँ पर दरअसल एक बात जो अहम कही विनोद अग्निहोत्री ने कि भाई 294-95 का आंकड़ा एनडीए के पास है, 234 का आंकड़ा इंडिया के पास है, कोई भी अपने आप को कमजोर मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ क्या बीजेपी, अब इसमें एक अहम बात है, ओम बिरला भाई स्पीकर बनेंगे, नंबर्स तो हैं ही सीधे सीधे एनडीए के पास, वो बीजेपी के सांसद हैं जी। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे टीडीपी चाहेगी या नीतीश कुमार चाहेंगे, तो अपने घटकों के बीच भी बीजेपी ने बता दिया कि भाई बिग ब्रदर अब भी हम हैं, चाहे हमारी 240 आई हो तो हमारा ही स्पीकर होगा। जैसे सीसीएस में सारे जो मंत्री हैं वो सब बीजेपी के,
तो बीजेपी वो पोल पोजीशन, प्राइमा डोना पोजीशन गठबंधन में अब भी बनाए रखे हुए है। ये भी एक बड़ा संकेत क्या बीजेपी देना चाह रही है? नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट था। मतलब मुझे नहीं लग रहा था, जो विपक्ष ने एक भूमिका इस तरह की बनाने की कोशिश की थी, मुझे किसी भी तरह की संभावना नहीं लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ, वो है ओम बिरला साहब का नाम। ओम बिरला साहब को दोबारा स्पीकर बना के, मतलब उसको रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, बलराम जाखड़ भी लगातार 10 साल रहे। ओम बिरला साहब को स्पीकर बनाने का मतलब यह है कि यदि पिछली लोकसभा देखें तो उनको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी कंटिन्यूटी और स्पीकर के नाम पर उनको लाकर बताया गया कि हम अपने ही तरीके से चलेंगे। बीजेपी का ही स्पीकर हो सकता था, बीजेपी का दूसरा स्पीकर भी हो सकता था। ओम बिरला साहब के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ भी है कि उन्होंने हाउस को कैसे चलाया, काम काज बढ़ाया, ये सब भी हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने दिखाया कि मेंबर्स जो है निलंबित किए गए, बहुत सारे बिल्स जो हैं उन पर चर्चा नहीं हुई, बहुत सारे बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया। ये सब चर्चाएं, आरोप जो है विपक्ष हमेशा लगाता रहा। उसके बाद भी आपने ओम बिरला साहब को लाकर कहा कि जो हम चाहेंगे वो बनाएंगे स्पीकर, और हम किसी से कमज़ोर नहीं है, हमारी स्थिति नंबर गेम में नहीं बदली है। ये भी एक मैसेज ओम बिरला साहब के साथ दिया गया है। कंटिन्यूटी तो है ही, लेकिन ये भी, क्योंकि बीजेपी का एमपी स्पीकर तो होता ही, मुझे उसमें कोई शक नहीं था कि बीजेपी का स्पीकर नहीं होता। लेकिन ये मैसेज ओम बिरला साहब के साथ यह है कि आपने तो बहुत के लिए 113, संदीप जी कहते रहे 113 निलंबित कर दिए, लेकिन स्पीकर वही बनेंगे। तो ये भी अपने आप में एक संदेश है। और ये तनातनी और जो ये आपसी रार है आशुतोष, ये तो फिर और आगे बढ़ेगी। ये विपक्ष के जितने ये तो आरोप लग रहे थे ना पिछले 3-4 सत्रों पर, अगर हम निगाह डालें तो निलंबन एक रवायत सी, एक कायदा सा बन गया था। और बहुत सारे मुद्दे जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा था, वो चर्चा की इजाजत नहीं मिली थी। ये तो एक हकीकत है, ये तो पूरा देश जानता है। देखिए संदीप, इस पूरे घटनाक्रम को दो चीजों से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत की राजनीति में कुछ बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, और उसको समझने के लिए मेरा फॉर्मूला बहुत स्पष्ट है। भारत जोड़ो यात्रा प्लस लोकतांत्रिक चुनाव 2024। भारत जोड़ो यात्रा से दो चीजें निकलती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि अब विपक्ष जो है वो एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी बात, विचारधारा के स्तर पर वो हिंदुत्व का विरोध करेगा किसी भी हद तक जाकर। चुनाव से तीन चीजें निकलती हैं। राजनीतिक, यानी सरकार कमजोर नहीं है और विपक्ष भी कमजोर नहीं है, यह संदेश विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों देना चाहते हैं। चुनावी है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस बात का पूरा एहसास हुआ है कि अगर आप संविधान बचाव की लड़ाई लड़ोगे तो दलित वोट आपकी तरफ आ सकता है। तो यह एक तरीके से चुनावी लड़ाई भी है वोट बैंक को लेकर। और तीसरी जो चुनाव से निकली है वो अहम की लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि राहुल गांधी की इतनी हिम्मत कि वो मुझको ये बोले कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन मेरा हो गया है, मैं तुम्हें बताता हूं। और राहुल गांधी का कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप शहंशाह होंगे अपनी पार्टी के, होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। तो ये अहम की लड़ाई है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको 5 स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो बात को समझेंगे कि संवैधानिक है, विचारधारात्मक है, राजनीतिक है, चुनावी है और व्यक्तिगत है। और इसके रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर नहीं, इसी में एक कड़ी और जोड़ देता हूं आशुतोष, एक कड़ी और जोड़ देता हूं। जयराम रमेश का ट्वीट भी जो आज आया, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? सर्वसम्मति और सहयोग को लेकर हिपोक्रेसी से भरे अपने प्रवचन के बमुश्किल 24 घंटे बाद ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्पीकर पद के लिए चुनाव को अनिवार्य बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे सीधा हमला, ये क्या 18वीं लोकसभा के आने वाले दिनों की एक वानगी, एक ट्रेलर दिखा रहा है क्या? और शब्द भी देखिए बड़े तीखे इस्तेमाल किए गए। आप राहुल गांधी को देखिए ना, जो राहुल गांधी जो नीट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे बड़ा हमला हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, प्रधानमंत्री मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए हैं। ये जो शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है वो बहुत अंदर तक जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाया होगा। और अब उनकी पूरी कोशिश यही है कि मेरा कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से तीखे हमले किए जाएंगे, लगातार प्रधानमंत्री को प्रोवोक किया जाएगा और उनको उस हद तक कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी जहां कोई वो बड़ा ब्लंडर करे। तो विपक्ष की और कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, नो होल्ड्स बार एटीट्यूड, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये वो प्रधानमंत्री हैं
जो किसी के कहने पर ना तो झुकते हैं और ना ही किसी के कहने पर वो चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। विपक्ष की जो नहीं, इसकी डायग्नोसिस एक है पलट प्रधानमंत्री के तस्वीर बारे में भी है, स्पष्ट है, आशुतोष। ये बदलने वाले नहीं है। बोलिए। नहीं, इसका एक पलट तस्वीर भी है, क्यों बदलें? 294 सीटें हैं, 294 मतलब सांसद हैं एनडीए के, और बीजेपी बिग ब्रदर की, बड़े भाई की भूमिका में वो उसने समझा दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो। बहुत कयास लगाए गए, और कयास 9 तारीख से 9 जून को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब से लगने लगे, अरे भाई बड़ा मंत्रालय इनको नहीं मिला। वो बड़ा मंत्रालय भी नहीं दिया, स्पीकर भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। तो बीजेपी इज वेरी मच इन द ड्राइवर्स सीट। हम इसको इस नजरिए से क्यों ना देखें? संदीप, बिल्कुल आपके कहने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विपक्ष एक बहुत बड़ा ट्रैप प्रधानमंत्री के लिए लेकर रहा है, और वो ट्रैप ये है कि सत्ता में कमजोरी आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बदल नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री नहीं बदलने का मतलब यह कि संविधान बचाने की लड़ाई हिंदुस्तान को जारी रखनी पड़ेगी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हिंदुस्तान को जारी रखनी पड़ेगी। ओम बिरला का मतलब यह है कि जो संसद है उसको प्रधानमंत्री कुछ नहीं समझते हैं, जो विपक्ष है उसको प्रधानमंत्री विपक्ष मुक्त देश को बनाना चाहते हैं। और यही वो ट्रैप है जो विपक्ष चाहता है कि जनता के बीच में जाए। अभी तो दलितों का एक बड़ा तबका बीजेपी से छिटका है, और बहुत बड़ा लिबरल तबका भी जो कभी प्रधानमंत्री का सहयोगी होता था या उनका प्रशंसक होता था, वो भी छिटका है। और ये लड़ाई जितनी गहरी तक लेके जाएगा विपक्ष, प्रधानमंत्री अगर उसमें अपने कोर्स करेक्शन नहीं किए तो अंत में वो इस जाल में फंसेंगे और अपनी प्रतिष्ठा भी गंवाएंगे, अपनी जो छवि है उसको भी गंवाएंगे, और चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन दिबांग, वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, और वैसे भी लंदन में बैठा हूं तो एक दो अंग्रेजी की सेइंग्स तो बोली जा सकती हैं कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। जब विपक्ष ये पद्धति, परंपरा, सर्वसम्मति, सहयोग की दुहाई देता है, अगर हम राज्यों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का शासन है, 2011 से चल रहा है। स्पीकर बिमान बनर्जी वो टीएमसी के, डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी वो टीएमसी के। तमिलनाडु की बात करें, एम अप्पवू ये डीएमके, वहां पर सरकार भी डीएमके की है, स्पीकर उनका, और के पिचंडी डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो खादेर फरीद स्पीकर हैं, कांग्रेस के ही हैं, और आरएम लमानी वो भी कांग्रेस के हैं। और यही हाल केरला, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुलतार सिंह संधवान वो स्पीकर आम आदमी पार्टी के, जयकृष्ण सिंह वो भी आम आदमी पार्टी के। यही हाल दिल्ली में रामनिवास गोयल स्पीकर वो आम आदमी पार्टी के, डिप्टी स्पीकर राखी बिदलान वो भी आम आदमी पार्टी की। तो मतलब केंद्र में कुछ और चाहिए अपना, जहां शासन है वहां कुछ और चाहिए, वहां फुल कंट्रोल चाहिए। और फिर बीजेपी को कहेंगे कि नहीं ये तो तानाशाही कर रही है। यहाँ देखिए, आप अगर ये पोजीशनिंग देख रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा डाइवर्जन ले रहा हूँ, क्योंकि आप लंदन को ले आए हैं बीच में। यहाँ सर्वसम्मति है कि अगली बार आप लंदन जाएं तो हमें भी लेके जाएं, वहाँ से शो करने में आपको भी आसानी होगी, हम भी खुश होंगे। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री की स्थिति देखिए संदीप, आप प्रधानमंत्री को करीब से देखिए, कहाँ फंसे हैं वो। एक ऐसी पार्टी में हैं जिसके पास बहुमत नहीं है, पहली बार वो इस स्थिति में है। एक ऐसे गठबंधन में है जहाँ सहयोगियों की डिमांड्स हैं। एक ऐसे विपक्ष के साथ हैं जो इस समय जोश में है, उनकी संख्या भी बड़ी है। और जो सबसे बड़ी बात, इन सब को तो वो झेल रहे हैं, इन सब का जवाब भी दे रहे हैं, उन पर अपने लोगों का, जिनका वो सम्मान करते हैं, जिनसे वो शक्ति पाते हैं, वो भी उन पर हमले कर रहे हैं। आरएसएस की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी हालत में प्रधानमंत्री को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? यही पोजीशन वो ले सकते हैं कि हम किसी की परवाह नहीं करते, हम मजबूत हैं। आप सर्वसम्मति सहमति की बात उनकी पहली स्पीच से बता रहे हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में घुसने से पहले दी। उसी में उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष जो है ये नखरे करता है, ड्रामा करता है, नारेबाजी करता है। अगर इस तरह के शब्द आप विपक्ष के बारे में कहें तो आप कहां से सर्वसम्मति, कहां से सहयोग की बात कर सकते हैं? आप ये देखिए कि वो साफ एक एक इंच की लड़ाई होगी। और जैसा कि मैंने कल कहा, स्पीकर का पद इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात स्पीकर डिसाइड करते हैं।
आप महाराष्ट्र देखिए, राहुल नरवेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 2 जजों के फैसले के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई आप करिए कार्रवाई। 9 महीने तक, 5 महीने तक वो उस पर बैठे रहे फाइल पर, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कर क्या रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी हालत में एक एक चीज को निचोड़ा जाएगा, एक भी इंच छोड़ी नहीं जाएगी। पहले ये चलता तो ठीक था, अब क्या है, चूंकि विपक्ष जो है उसकी संख्या भी बढ़ गई है, इसीलिए हमले होंगे और तीखे हमले होंगे। ये जो अब रूलिंग पार्टी कह रही है कि भाई राजनाथ सिंह जी से बात हो गई और राहुल गांधी डील, अरे ये तो बातचीत होती है, इसी तरह से बातचीत होती है। जब 2 गठबंधन बात करते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। पूर्व में कितने इसके उदाहरण हैं, उनसे कहा जाता है आप ये ले लीजिए, हमको ये दे दीजिए, इसी तरह से बात चलती है। ये सौदेबाजी नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, इसी से, आम बातचीत से चीजें सुलझती हैं। तो वही वहां पर वो सुलझाने की कोशिश की गई, वो नहीं सुलझा। और आपको भी मैं थोड़ा हैरान हूं, आपको कहां से उम्मीद है कि ये सर्वसम्मति से और सहमति से बात करेंगे? आप उस स्पीच को ध्यान से देखिए, उसमें देखिए जिस तरह से इमरजेंसी का उल्लेख किया गया और लगातार उसको रगड़ की गई उसमें, तो उससे साफ है कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। और इस परवाह की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी, विपक्ष की बात छोड़िए, अपने सहयोगियों को भी ये समझाने में कामयाब हो गई है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही, हमारे हिसाब से चलिए। और इसीलिए स्पीकर का पद जो टीडीपी को दिया जा सकता था या जेडीयू को, वो नहीं दिया गया। और इसमें जो आप बात अंडरलाइन करना चाह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा। ये गठबंधन सरकार है, नंबर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां छिटकता है, कौन छिटकता है, तो आने वाले दिनों में उसका कंट्रोल, उसका रिमोट बीजेपी दरअसल अपने हाथ में रखना चाहती है। ये बात भी साफ हो रही है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोग हैं, आम आदमी पार्टी के 3 लोग हैं। आपको अपना नंबर बढ़ाना है। शिवसेना तो सरेआम कह रही है, शिवसेना ने कहा कि भाई आप ऐसा स्पीकर चुनवाइए, उनके सहयोगी दलों को कहा बीजेपी के, जो निष्पक्ष किस्म के हों, वरना आप तैयार रहिए। यानी जेडीयू के 12, आपकी आरएलडी के 2, इन पर भी संकट है, क्योंकि इस समय यह पार्टी भूखी है, ये किसी भी तरह से आंकड़े जुड़ाएगी। उसमें स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर इसमें यह फैसला हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको किस तरह से स्पीकर लगातार टालते रहते हैं, किस तरह से स्पीकर अपना फैसला देते हैं। तो ये जो चेतावनी है, नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार भी सीमित है स्पीकर के मामले में, ये भी एक कानूनी पहलू है ना। जी हाँ, बिल्कुल सीमित अधिकार है। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी आप सही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी, तय स्पीकर ही करेंगे। और एक तरीके से हमारा जो जिस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी है कि आप स्पीकर को इतनी ज्यादा ताकत दे दें। यानी जिस तरह से एक संस्था है चुनाव आयोग, उसकी तरह स्पीकर भी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप किसी भी तरीके से बहुमत जुटा सकते हैं, आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। यह बड़ा एक सवाल है जिस पर बड़ी डिबेट विस्तार से होनी चाहिए कि क्या स्पीकर को इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो तय करे कि यह डिफेक्शन है या नहीं है। क्या जो असली शिवसेना वहां बनने जा रही थी उसको वो कह सकता है कि यह नकली शिवसेना है? मेरे ख्याल से ये एक लंबी डिबेट है, ये एक बड़ी डिबेट है और ये महत्वपूर्ण डिबेट है, क्योंकि अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि दल बदल, हमने दल बदल के कानून इसलिए लाए, हम तो तब रिपोर्टिंग करते थे, आयाराम गयाराम का दौर था, तब से लगा दल बदल। लेकिन अब अगर स्पीकर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है तो वो सब बेईमानी लगते हैं, और इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी है इस पर, इसीलिए बीजेपी इसको छोड़ नहीं रही है। मैंने कल भी कहा था, आप देखिए एजेंसियों के इस्तेमाल फिर होंगे, पार्टियां टूटी जाएंगी और ये ज्यादा देर नहीं, जल्दी ही ये सब खेल शुरू होगा। और इसीलिए ओम बिरला को लेकर विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा था। ओम बिरला को ही चुना जाना, ये भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। बिल्कुल साफ संदेश है। ओम बिरला ऐसे, आप जानते हैं, ऐसे स्पीकर हैं जो बिल पास हुए क्राइम्स वाले, वो सब विपक्ष को बाहर कर दो, बिल पास कर दो। ये तो बहुत आसान हो गया है। स्पीकर की असीमित जो ताकत है उस पर रोक लगनी चाहिए। स्पीकर इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो हर चीज को इस तरीके से तय कर दे। आप विपक्ष के सारे लोगों को बाहर भेज दीजिए, आपकी बहुत बड़ी संख्या है, फिर भी आप क्या करेंगे? बाहर गांधी जी की मूर्ति की, अब वो मूर्ति भी वहां नहीं लगी हुई है, आप मूर्ति के नीचे जाके अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे, बिल तो पास हो गया।
आप कहाँ रहे? मैं ये कह रहा हूं कि स्पीकर का ताकतवर होना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। इससे बहुत गंभीरता से न्यायविदों को, जानकारों को, पूर्व पार्लियामेंटेरियंस को बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पर जो आप कह रहे हैं कि अनब्रिडल्ड पावर्स जो हैं स्पीकर के पास कि वो जो चाहें जो कहें वही सही, एक काउंटर पॉइस भी तो है डेप्यूटी स्पीकर का पद। क्या इसीलिए बीजेपी वो भी विपक्ष को देना नहीं चाहती है आशुतोष? क्या हम ये तार भी जोड़ सकते हैं? दिबांग ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्पीकर के पास असीमित पावर नहीं होने चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके मामले में दखल नहीं कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग भी है वो टिल ही एक्सरसाइजेज हिज राइट, और अगर मान लीजिए उनके पास कोई मसला दलबदल का आता है और अगले 2 साल तक उस पर कोई फैसला ही नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें किसी तरीके की दखलंदाजी करने से हिचकेगा। तो असली सवाल इसी बात को लेकर यह है कि क्यों प्रधानमंत्री या सरकार ओम बिरला के नाम पर फोकस कर रही। इसीलिए कर रही है क्योंकि ओम बिरला वही सारे काम करेंगे और बिना सोचे करेंगे जो काम प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा जाएगा, और उस पर वो आंख बंद करके मोहर लगाते रहे, और यही डर है विपक्ष के पास। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि विपक्ष ने ये समझ लिया है कि सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। अगर आप उम्मीद करेंगे तो आप गलती करेंगे। इसलिए जो लड़ाई हमको कल लड़नी है वो आज से लड़नी चाहिए, और उसको हम लड़ेंगे और उसको और गहराई तक लेके जाएंगे उस लड़ाई को। और इसी में जो मेरा एक सवाल था, अभी मुझे उसका जवाब नहीं मिला है, विनोद अग्निहोत्री, डेप्यूटी स्पीकर का पद भी क्या यही वजह है विपक्ष के लिए छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी? मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बीजेपी की बात कर रहा हूं। स्पीकर के पास वैसे कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन को चलाना, और जब स्पीकर नहीं है हाउस के अंदर या स्पीकर कहीं अवकाश पर गए हुए हैं तब डिप्टी स्पीकर के जो अधिकार है उनको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसीलिए विपक्ष को पद दिया जाता रहा है कि भाई विपक्ष भी संतुष्ट रहे कि चलिए एक आपका व्यक्ति भी जो है चेयर पर बैठता है, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि भाई चेयर से आपको जो है न्याय नहीं मिलता। लेकिन पिछले जो लोकसभा जो दोनों थी 2014 से लेके 19 और 19 से लेके 24 तक, उसमें डिप्टी स्पीकर पद भी बीजेपी ने एक में तो था ही नहीं और एक में अपने सहयोगी दल के पास रखा कि कोई गुंजाइश ऐसी न हो कि चेयर की तरफ से, क्योंकि 2 बार डिप्टी स्पीकर सरकार को उलझन में डाल चुके हैं। एक बार जो है जब संगमा साहब स्पीकर थे और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और उत्तर प्रदेश पर डिस्कशन हो रहा था, विपक्ष जो था बीजेपी वो ऐसे नियम के तहत मांग रहा था, डिस्कशन मांग रही थी जिसमें वोटिंग होती, मतदान होता, और सरकार नहीं चाहती थी कि इसके तहत हो। सूरज भान साहब उस समय चेयर पे थे और संगमा जी छुट्टी पर थे, अब थे नहीं, उसमें बाहर थे। उसमें सूरज भान साहब ने रूलिंग दे दी कि उस नियम के तहत होगी व्यवस्था, और बाद में संगमा साहब ने कहा कि अब चूंकि डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे चुके हैं तो मुझे इसको मानना पड़ेगा। इसी तरह जब वो कैश फॉर वो जो कांड हुआ था, इसमें नोटों के बंडल जो है आए थे हाउस के अंदर 2008 में, तो उस वक्त अटवाल साहब चेयर पर थे, और नोटों के बंडल अंदर कैसे आए बिना स्पीकर की अनुमति के, बिना चेयर की अनुमति के, ये सबको मालूम है, आ नहीं सकते। तो कई बार विपक्षी दल का डिप्टी स्पीकर होने पर सरकार के लिए संकट उत्पन्न न हो, इसलिए भी बीजेपी, इसीलिए तो मैं ये सवाल पूछ रहा था विनोद, यही सवाल इसीलिए पूछ रहा था मैं कि डिप्टी स्पीकर का पद भी किसी, मतलब कोई भी हल्का सा भी, दे आर नॉट विलिंग टू गिव एन इंच, कोई विंडो, कोई सुराख नहीं होना चाहिए, काम ऐसा हो जाए कि सरकार के लिए दिक्कत का सबब पेश आ जाए। तो ये अब सत्र तो हंगामेदार होने वाला है। अब ये कहना, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो अब दिखती नहीं है, हंगामा अब बरपेगा सदन में, ये तय माना जाए विजय? इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, और जो विपक्ष जिस तरह से अपनी भूमिका साफ करता जा रहा है उसमें बहुत संभव है कि हंगामेदार रहे। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर बात हुई, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्पीकर जो है हमेशा, मतलब मैंने संगमा साहब का जिक्र किया, 90% टाइम सत्ता पक्ष का ही स्पीकर होता है। वो रूलिंग पार्टी का है, किसी का सहयोगी, सोमनाथ जी ने भी जैसे किया, तो वो एक सहयोगी दल का नहीं, सत्तारूढ़ दल का ही होता है, पहली बात। दूसरा, स्पीकर के पास भले ही अनलिमिटेड पावर हो, वो हमेशा ही सत्तारूढ़ दल, उसकी संसदीय व्यवस्था देखिए, उसका काम सदन का चलाना और सरकार को सदन चलाने में सहयोग देना, ये एक काम है। दूसरी बात, उसके हर फैसले को जुडिशियल रिव्यू रखा गया है। ये मत कहिए कि स्पीकर कुछ भी कर लेता है।
आप 1994 के बॉम्बई फैसले पर आइए, जब गवर्नर्स के पास, एक तो क्या हो गया कि जिसके पास पावर मिलती है वो मिसयूज करता ही है। एक ज़माना था कि जब हम सरकारें डिसमिस किया करते थे गवर्नर्स, तो उसके बाद 94 में जब सुप्रीम कोर्ट में जब आया बॉम्बई का फैसला, तो उसमें गवर्नर का जो अधिकार था वो स्पीकर को दे दिया गया कि हाउस में जो है डिसाइड होगा मेजॉरिटी। तब वहाँ पर ये बात आ गई। लेकिन स्पीकर के फैसले जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आते हैं, इसलिए आप ये मत कहिए कि उस पर स्पीकर पे कोई फैसला नहीं है। पहली बात, स्पीकर अंडर जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर सकता है। सीमित है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं और कि दूसरी बात निरंकुश इसको है, समझ- पर नहीं, बहुत निरंकुश सारी नहीं। बातों पर जी। सीमित अधिकार हो जाते हैं। दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट। समझिए कि कभी भी इसको बहस ही मत कीजिए आप। ये बहस का मुद्दा नहीं है कि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का नहीं होगा और विपक्ष इसलिए दबाव डाल रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष जो है स्पीकर के लिए दबाव नहीं बना रहा, वो डिप्टी स्पीकर के लिए बना रहा है। अब डिप्टी स्पीकर का रोल देखिए, डिप्टी स्पीकर के पास नहीं, तो डिप्टी स्पीकर का जैसे विनोद जी ने जिक्र किया वो दोनों महत्वपूर्ण इंस्टेंस है, और डिप्टी स्पीकर की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल स्पीकर के बराबर है। डिप्टी स्पीकर लोकसभा स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन वो उनके एब्सेंस में स्पीकर के तौर पर ही वो रोल कर सकता है। वो सेंसर मोशन को भी मूव कर सकता, मतलब परमिशन दे सकता है, सस्पेंड भी वो कर सकता है। इसलिए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पावर में कोई फर्क नहीं है। जब हम ये समझेंगे तब विपक्ष की इस लड़ाई का मतलब हमको समझ में आएगा। वो कोई सबऑर्डिनेट नहीं है कि आप चले गए हैं, संदीप जी चले गए हैं तो कोई दूसरा बिल्कुल। एंकर उसको कर- राकेश, आखिरी सवाल 30 नहीं, मैं तो अभी यहां बैठा हूं, मैं जल्दी से जाने वाला नहीं हूं। नहीं, उसमें दिबांग लेकिन की बात राकेश ध्यान भाई, रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। वो दिबांग हमारे स्पॉन्सर होंगे ना, हम सारे आएंगे अगली दफा जरूर। पर राकेश, अब कहानी या लड़ाई, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये लड़ाई अब कुनबा बढ़ाने पर और अपना कुनबा बचाने पर भी होती दिखेगी? छोटा सा जवाब चाहूँ। सबसे पहले तो अभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात हुई, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2019 से 24 के बीच में जो पैनल बनता है चेयर पे बैठने के लिए, उस पैनल में मीनाक्षी लेखी थी और उन्होंने सांसदों को निलंबित कर दिया था। तो अधिकार की जहां तक बात है, उस कुर्सी में बैठने वाला स्पीकर का अधिकारी होता है, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो या पैनलिस्ट हो। तो अधिकार की जहाँ तक बात है, जो चेयर पे होगा और उस समय पर जो स्थितियाँ होंगी वो स्पीकर के बराबर ही निर्णय लेगा, और उस निर्णय को ओम बिरला भी चैलेंज नहीं कर पाए थे। फिर जो आप कुनबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें दो तरह की स्थितियां हैं, एक होता है तोड़ना और एक होता है टूटना। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा नहीं गया, टूट के आए। नीतीश कुमार जी को तोड़ा नहीं गया, टूट के आए। एकनाथ शिंदे को तोड़ा नहीं गया, टूट के आए। अजीत पवार टूट के आए। तो टूट के आए और तोड़ा जाना, दोनों ही स्थितियों में अंतर है। अब इसमें देखना यह है कि तोड़ा जाएगा कि टूट के आएंगे, उसके हिसाब से ही कुछ आगे की स्थितियां स्पष्ट होगी। तो देखिए, कल चुनाव हो जाएगा, ये तो तय मानकर चलिए कि ओम बिरला ही अब नए स्पीकर बनने वाले हैं। पिछले 17वीं लोकसभा में भी वही स्पीकर थे, वही अब आगे भी स्पीकर होंगे। लेकिन जब वोटिंग होगी, पूरा कुनबा इंडिया का बरकरार रहता है या नहीं, मेरी निगाह इस पर भी टिकी होगी। तो हम चर्चा कर रहे थे स्पीकर को लेकर, ऐसी तनातनी, ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ है, महाभारत छिड़ा हुआ है। कल नतीजा तो आ जाएगा। बहुत सी राय भी आ रही हैं, और उनमें से आलोक सैनी हमारे दर्शक मेरठ वासी हैं, उनका कहना है कि शायद हार तय है, लेकिन विपक्ष ने लड़ने का मादा तो दिखाया। अब ये लड़ाई ही होती रहेगी, या जिस बाबत हमने, आपने, मैंने अपने सांसदों को चुनकर भेजा है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, वहां देश की दशा, दिशा और हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदों पर भी क्या वो खरा उतरेंगे? ये भी एक अहम सवाल है। और आज मेरे साथ बस इतना ही।